स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तालिबान के आतंकियों ने एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा, हत्या और रेप जैसे मामलों की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला किया। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने पर रोक लगा दी और तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव को छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में अनबन की अटकलों ने जोर पकड़ लिया। तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखावा किया कि वो बदल गए और अब वो 20 साल पुराने तालिबान नहीं रहे। लेकिन अफगानिस्तान से रोजाना जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बयां करती हैं कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर से तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई, जिन्हें देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। इन तस्वीरों में एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुई भीड़ को हटाने के लिए तालिबान के लड़ाके बेतहाशा गोलियां चलाते दिखे। जिसके बाद वहां का मंजर देखकर कलेजा मुंह को आ गया। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ की ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। लेकिन यही तालिबान की सच्चाई है। हाथों में बंदूक लिए इन लड़ाकों को देखकर पता लग गया कि उन्हें किसी की जिंदगी की फिक्र नहीं है, चाहे वो बच्चे या फिर महिलाएं क्यों ना हो। वो तो बस अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच लोग यहां वहां भागते रहे। वीडियो में अपनी गोद में बच्चा लिए एक महिला नजर आई जो उसे किसी तरह बचाने की कोशिश करती दिखी। कुछ लोग तो वहां से जान बचाकर भाग गए और जो नहीं भाग पाए वो तालिबान के लड़ाकों के आगे इस उम्मीद से बैठ गए कि शायद उन्हें उन पर दया आ जाए। ये तो तालिबान के आतंक की महज कुछ तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर दिन में कई बार इस तरह से फायरिंग होती है और वहां मौजूद लोग तालिबान के लड़ाकों से अपनी जान बचाने के लिए जूझते रहते हैं। खबर है कि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की ओर से एयरपोर्ट के बाहर जुटी भीड़ पर की गई फायरिंग में 12 लोगों की जान जा चुकी है। तालिबान ने यह फरमान भी जारी किया कि जिन लोगों के पास यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है वो एयरपोर्ट से चले जाएं। लेकिन तालिबान के खौफ से देश छोड़कर जाने वाले अच्छी खासी तादाद में एयरपोर्ट पहुंचे, जिन पर रात में भी फायरिंग की गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोगों पर गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। यह हालात केवल काबुल एयरपोर्ट के नहीं बल्कि अफगानिस्तान में कई जगहों पर यही हाल है। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए तालिबान सड़कों पर निकलने वाले लोगों से बदसलूकी करने से बाज नहीं आए और उन्होंने उन्हें सड़क पर बिठाकर उन पर बंदूक तान दी। यही नहीं, तालिबान वर्दी पहनकर काबुल की गलियों में निकले। वो खुली गाड़ी में सवार दिखे जिस पर तालिबान का सफेद झंडा लहराता नजर आया। तालिबान चाहते हैं कि वहां सब उनके हिसाब से हो, यहां तक कि अफगानिस्तान का नाम भी। उन्होंने अफगानिस्तान के 102वें स्वतंत्रता दिवस पर उसका नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान रख दिया। तालिबान यही नहीं रुके, उन्होंने अपने खिलाफ लड़ने वाले अफगान सैनिकों का कत्लेआम भी शुरू कर दिया। जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इसमें तालिबान ने एक शख्स को बेरहमी से मार डाला। कहा जा रहा है कि जो शख्स मारा गया वो अफगान सेना का एक अधिकारी था, जिसे तालिबान ने गोलियों से भून डाला। अफगान सेना के इस अधिकारी का रात में अपहरण किया गया, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसके हाथ पैर बांधकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया गया। जिसके बाद तालिबान ने वही नीच हरकत की जिसके लिए वो बदनाम है। उन्होंने देश के लिए लड़ने वाले सेना के उस सिपाही पर तब तक गोलियां चलाई जब तक उसका दम नहीं निकल गया। ये गोलियां इतनी ज्यादा थीं कि कुछ देर तक वहां केवल धूल उड़ती रही और जब धूल छटी तो सामने था अफगान सेना के अधिकारी का शव। तालिबान का कहना है कि सेना के इस अधिकारी ने उनके 70 लड़ाकों को मौत के घाट उतारा था और उन्होंने उससे इसी बात का बदला लिया। यही नहीं, अपनी घिनौनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए वो आम माफी देने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन न केवल अफगानिस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया उनकी फितरत से वाकिफ है। काबुल से उनकी सच्चाई बयां करने वाला एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो एक शख्स को सरेआम कोड़ों से पीटते दिखे। कहा जा रहा है इस शख्स ने चोरी की थी जिसकी सजा उसे कोड़े मार कर दी गई। एक तरफ तालिबान कह रहे हैं कि वो आम माफी देने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरी ओर इस वीडियो में वो उस शख्स पर कोड़े बरसाते दिखे। यही नहीं, उन्होंने उससे बीच बाजार में उठक बैठक लगवाई और उसके चेहरे पर कालिक पोत दी।
इस बीच अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर वहां के कई हिस्सों में लोगों ने तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद की और देश का झंडा लेकर सड़कों पर उतरा। एक दिन पहले भी वहां के जलालाबाद और दूसरे कई शहरों में तालिबान के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठी थी। और ये सिलसिला अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन भी जारी रहा। जलालाबाद में लोग एक बार फिर अपने देश और अपने झंडे के लिए उठ खड़े हुए। वो न केवल सड़कों पर अपना 3 रंगों वाला झंडा लेकर उतरे, बल्कि उन्होंने तालिबान को खुली चुनौती देते हुए उसे फहराया भी। जलालाबाद में जब लोगों ने अपना झंडा लहराता देखा तो उनके चेहरों पर गर्व और खुशी दोनों थी। वहां आसपास खड़ी गाड़ियों पर भी झंडे लगे दिखे। एक गाड़ी का आगे का हिस्सा तो पूरी तरह अफगानिस्तान के झंडे के रंग में रंगा नजर आया। तालिबान के खिलाफ विद्रोह की ये लहर काबुल भी पहुंची। वहां भी कई लोगों ने ठान लिया कि वो तालिबान का सामना डरकर नहीं बल्कि डटकर करेंगे। इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के नजदीक हाथों में झंडे लेकर मार्च निकाला और नारे लगाए। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में लोग देश का झंडा नहीं बदलने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन पहले जलालाबाद में उन लोगों पर तालिबान ने फायरिंग भी की थी। तो वहीं दुनिया भर के देशों में आर्थिक सहयोग के लिए काम करने वाली एजेंसी IMF ने भी तालिबान को तगड़ा झटका दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिका के बाद IMF ने भी तालिबान को झटका देते हुए अफगानिस्तान के संसाधनों पर रोक लगा दी। IMF ने करीब $46 करोड़ यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 3,500 करोड़ रुपए के आपातकाल रिजर्व तक अफगानिस्तान की पहुंच को ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब यह कि तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान अब IMF के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उसे किसी तरह की नई मदद भी नहीं मिलेगी। एक दिन पहले ही अमेरिकी सरकार ने भी अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगानिस्तान सरकार के खातों को सीज कर दिया था। इस बीच अफगानिस्तान को मझधार में छोड़ने और पैसे लेकर भागने के आरोप पर अशरफ गनी ने सफाई दी। उन्होंने एक बार फिर यह बात दोहराई कि उन्होंने देश को कत्लेआम से बचाने के लिए कदम उठाया और उन पर लगा पैसे लेकर भागने का आरोप सही नहीं है। من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جوراب جبری مجبور به ترک وطن شدم. من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم. सौभाग्य की एक बात यह कि अफगानिस्तान में तालिबान के नेता दुनिया के सामने खुद को बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तालिबान के लड़ाके बिल्कुल नहीं बदले और उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया, जिनके निशाने पर वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते हैं। और अब तालिबान के लड़ाके उन्हें गद्दार बताकर मारने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के विवादास्पद बयान के खिलाफ बीजेपी की युवा इकाई BJYM ने अमृतसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली ने एक फेसबुक पोस्ट में कश्मीर को अलग देश बता दिया था, जिसके खिलाफ BJYM के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये कार्यकर्ता सिद्धू के आवास के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। इनमें कई कार्यकर्ता तो नंगे बदन वहां पहुंचे थे, जिन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की। इसके बाद तो वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने में वहां तैनात पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। जब ये कार्यकर्ता अंदर नहीं घुस पाए तो वो गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सलाहकार के विरोध में नारे लगाए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस वालों ने भी सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को एक बस में बैठाकर वहां से दूर भेज दिया। सौभाग्य की बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह मल्ली ने एक हफ्ता पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाकर कांग्रेस में खलबली मचा दी थी। तो अब उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करके सिद्धू का सिरदर्द बढ़ा दिया और इस मुद्दे पर शर्ट और कुर्ता उतारकर सिद्धू का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए पुलिस को पसीना बहाना पड़ा। कर्नाटक के यादगिर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा की जन आशीर्वाद यात्रा में हवाई फायरिंग की गई, जिसका आरोप यात्रा में शामिल मंत्री के समर्थकों पर लगा। अब इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ समर्थक हवा में फायरिंग करते नजर आए। और यह सब हुआ केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान। मंत्री बनने के बाद लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए वहां इस यात्रा का आयोजन हुआ, लेकिन कुछ समर्थक जोश में होश खो बैठे और उन्होंने अपनी राइफलें हवा में लहराते हुए एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं।
इस यात्रा को यादगार बनाने के मकसद से ढोल बजाने वालों के साथ तेज संगीत का भी इंतजाम नजर आया। इतना ही नहीं, फूलों की बारिश करने के लिए एक खुदाई करने वाली मशीन मंगाई गई, जिसके अगले हिस्से पर सवार होकर कुछ लोग इस यात्रा में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाते नजर आए। रही सही कसर शानदार आतिशबाजी करके पूरी कर दी गई। ये जन आशीर्वाद यात्रा जिस भी रास्ते से गुजरी वहां ऐसा ही नजारा दिखा। केंद्रीय मंत्री के स्वागत को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर काफी लोग खड़े दिखाई दिए, लेकिन खबर है कि हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिनों तक चले इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में भारत में बने हथियारों का दम दिखा। इस एक्सपो में भारत समेत दुनिया के 15 देशों ने अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया, लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान भारत में बने इन हथियारों ने अपनी ओर खींचा। इस एक्सपो में VTOL नाम के एक खास ड्रोन को पेश किया गया, जिसकी खूबियों को बताने वाला एक वीडियो भी वहां लगी टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसमें यह ड्रोन अपनी ताकत का प्रदर्शन करता नजर आया। बताया गया कि इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है और यह 18 किलोग्राम तक का वजन भी ले जा सकता है। वहां से सामने आई तस्वीर में एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई। दावा किया गया कि अगर इस पर 50 किलो विस्फोटक फेंक दिया जाए तो इसके अंदर बैठे जवानों को खरोंच तक नहीं आएगी। भारत में निर्मित ये वो अत्याधुनिक व्हीकल है जो किसी भी तरह के आतंकी हमले और ब्लास्ट को झेलने की मारक क्षमता रखता है। इसके अलावा इस एक्सपो में देश में बनी कई ऐसी आधुनिक राइफलें और पिस्तौलें नजर आईं जो मौजूदा राइफलों से काफी हल्की हैं और खास तरह के ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर बताई गई। मशीन पिस्टल की तरह इस्तेमाल होती है और ये छुपाव में आती है, इमीडिएटली हथियार को निकालता है और शूट कर देगा। पुलिस को आधुनिक बनाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से इस इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में पेश हथियारों को काफी अच्छा माना जा रहा है। सौभाग्य की बात यह कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा संभालना पुलिस के लिए ज्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि अपराध अब हाईटेक हो चुका है, जिसका मुकाबला आधुनिक तकनीक से ही किया जा सकता है, जिसकी अहमियत समझाने और पुलिस के काम की नई तकनीक की नुमाइश करने के लिए इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में 15 देशों की 100 कंपनियों ने हिस्सा लिया। खबर है कि वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद भी कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश भर में दूसरी डोज लेने के बाद करीब 87,000 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए, जिनमें करीब 40,000 मरीज अकेले केरल से सामने आए, जिनको टीके की दूसरी डोज लग चुकी है। केरल के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बढ़ रहे मामलों पर सरकार की नजर है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन राज्यों को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट है। लिहाजा सरकार इसके पीछे की वजह पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर टीके की दूसरी खुराक के बाद भी मरीज तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावल नगर में मुहर्रम पर बीच सड़क पर ग्रेनेड से ऐसा हमला किया हुआ कि मातम के जुलूस में वाकई मातम पसर गया। धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग जख्मी हो गए। जबकि इससे पहले आगे होने वाली अनहोनी से बेखबर शिया समुदाय के लोग मुहर्रम का मातम मनाने में मशगूल थे, लेकिन फिर पास में जोरदार धमाका हुआ और जो लोग पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की याद में सांकेतिक मातम मना रहे थे, वो वाकई खून के आंसू रोने लगे। कुछ देर पहले जिस रास्ते पर लोगों का हुजूम चल रहा था, वहां से भीड़ छट गई और घायल जमीन पर निढाल पड़े दिखे। इलाके में धमाके की खबर मिलते ही पुलिस दौड़ी दौड़ी घटनास्थल पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और वहां सुरक्षा बल का डेरा जम गया। बताया गया कि पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया। सौभाग्य की बात है कि मुहर्रम पर शिया समुदाय के लोगों का मातमी जुलूस पाकिस्तान में हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर रहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कई जगह मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिया गया था। इस कारण से वहां जुलूस पर ग्रेनेड हमले में घायल हुए लोगों को मदद मांगने में भी दिक्कत हुई। पंजाब के लुधियाना से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री में इतनी भीषण आग लग गई कि इलाके के लोगों की रूह कांप उठी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन फैक्ट्री से निकल रही आग की लपटों को देखकर इलाके के लोग डर गए और वहां अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री की खिड़कियों से आग के साथ धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में वो फैक्ट्री किसी भट्टी की तरह दिखने लगी। लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम शुरू किया। बताया गया कि आग काफी फैल चुकी थी, इस वजह से दमकल की 5 गाड़ियां वहां बुलानी पड़ी, तब जाकर कहीं आग को बुझाया जा सका। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने सितंबर में तीसरी लहर आने की आशंका जताई।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आशंका जताई कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में आ सकती है। ऐसे में उन्होंने लोगों से भीड़ नहीं जुटाने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर में पूजा की। खबर है कि क्रिस गेल ने भी आईपीएल के बाकी मैचों में खेलने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद वहां के लोगों के एक दल ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए मदद मांगी। जो अफगानिस्तान से यहाँ आए हैं उनको कुछ सुविधाएं मिले, उनका जो भविष्य है उसको लेकर सरकार कुछ सोचे, इस वजह से ये डेलीगेशन मिलने गया था। इन बिगड़ते हालात में अफगान लोगों ने उम्मीद जताई कि उन्हें भारत सरकार से मदद मिलेगी। जो लोग यहाँ रहते हैं उसका फ्यूचर के बारे में इन इंडिया का क्या एग्जैक्ट पॉलिसी है, इस बात का तो वेट कर रहे हैं जब तक उनका दोबारा रिस्पांस आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रेप पर दिए बयान पर घमासान मच गया। असल में अशोक गहलोत ने दावा किया कि राज्य में इस साल जून तक रेप की जितनी शिकायतें दर्ज हुई थीं, उनमें करीब 47% झूठी पाई गई। 47% के लगभग जो है झूठी पाई जाए एफआईआर, ये काफी चिंताजनक आंकड़े हैं ये, क्योंकि ये अपराध की गंभीरता को कम कर रहे हैं। बीजेपी ने इन आंकड़ों पर अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की। जब घर में ही बैठे व्यक्ति रहेंगे तो उनको क्या पता होगा, घर से निकले और निकल के देखें किस प्रकार से जंगल राज पूरे राजस्थान में है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक का काफिला रोकने पर हंगामा हुआ। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री अपने समर्थकों के साथ वहां के जलपेश मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोरोना नियमों का हवाला देते हुए इन लोगों को रोक दिया, जिस पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के नारायणी सेना नाम के संगठन से जुड़े लोग सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इन लोगों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां का माहौल काफी गर्मा गया। लेकिन पुलिस डटी रही और उसने एक एक कर इन प्रदर्शनकारियों को सड़क से उठाकर पुलिस वैन में बैठा दिया। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने के बाद जब इनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो वहां भी इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा जारी रखा। पुलिस ने हिरासत में लिए गए इन लोगों पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। पुलिस के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री भड़क गए और उन्होंने राज्य सरकार पर ही बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा दिया। আমি বলবো এটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस किसी तरह इस पूरे हंगामे को शांत कराने में कामयाब रही। सौभाग्य की बात है कि उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है जो सावन के महीने में शिव चंडी की पूजा करते हैं। और केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी राजवंशी समुदाय के हैं जो जलपाईगुड़ी के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, जिनके काफिले में शामिल लोगों को पुलिस ने रोका, जिसे निशीथ प्रामाणिक ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। जबकि पुलिस का दावा है कि महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों की वजह से लोगों को रोका गया और विरोध करने पर 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने पर रोक लगा दी है। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 में किए गए बदलावों को लागू करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जोड़ा अंतर्धार्मिक शादी करता है तो सिर्फ इस वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, यानी जब तक लड़की के साथ धोखाधड़ी, जोर जबरदस्ती या लालच के जरिए शादी किए जाने की बात साबित नहीं होती, इस कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। गुजरात में 15 जून को लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें धोखाधड़ी से शादी या जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। रूस के पूर्वी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने हजारों लोगों के सिर से छत छीनी। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बाढ़ से जूझ रहे इस हिस्से में बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है, क्योंकि उनके आशियाने रहने लायक बचे ही नहीं। बाढ़ से हुए नुकसान का अंदाजा लगाने निकले राहत कर्मियों का सिर भी बर्बादी का मंजर देखकर चकरा गया। मकान पानी में डूबे दिखे और हर जगह से नदी नालों और जमीन का फर्क मिटा नजर आया। वहीं रूस के पूर्व में ही एक दूसरे इलाके में भी हालात जस के तस दिखे। लोगों का लाखों का सामान पानी में सड़ता रहा, लेकिन वो इतने बेबस थे कि बस हाथ मसलते रह गए। लोगों से गुलजार रहने वाली बस्तियां तक वीरान हो गई। बाढ़ के पानी ने मकानों में कुछ यूं कब्जा किया कि घर होते हुए भी लोग बेघर हो गए। इक्का दुक्का लोग ही पानी के बीच गुजारा करते दिखे, क्योंकि बाकी को तो घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया।
सौभाग्य की बात है कि अमूर और यहूदी स्वायत्त क्षेत्र रूस के बिल्कुल पूर्वी छोर पर है, जहां जुलाई के आखिरी हफ्ते से भारी बारिश होती है और अक्सर वहां बाढ़ भी आती है, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद अमूर की 2 बड़ी नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिनकी बाढ़ में 2 साल पहले वहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जबकि इस बार किसी के मरने की खबर तो नहीं है, लेकिन 1.5 दर्जन गांवों के लोग बाढ़ में फंसे हैं। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सोलन से शिमला तक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। ये यात्रा अब सुबह भी बिलासपुर समेत दूसरी जगहों पर जारी रहेगी। स्नेह प्रेम यहाँ पर देखने को मिला है। मैं बहुत भावुक भी और बहुत धन्यवादी भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। इस सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। दावा है कि पंजाब के लुधियाना में स्वाइन फ्लू से एक 59 साल की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस महिला को थोड़ा बुखार और खांसी थी। लुधियाना में जो अभी रिपोर्ट हुआ, ये हमारे इस सीजन का फर्स्ट केस है स्वाइन फ्लू का। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। आकाश शर्मा और छोटू राठी नाम के 2 युवक आए, उन्होंने गोली मार दी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होते ही राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। करीब 1 हफ्ते तक चलने वाली इस यात्रा में वो मुंबई से कोंकण तक जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद लेंगे। खासकर टीएमसी चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का बीजेपी का एक शक्ति प्रदर्शन है। न्यूज 18 से बातचीत में नारायण राणे ने राज्य सरकार को कोरोना और रोजगार समेत कई मुद्दों पर घेरा। हम तो कह रहे हैं कि ये सरकार जाने वाला है, हमारी सरकार आने वाला है। लेकिन शिवसेना कार्यकर्ता बाला साहब ठाकरे स्मृति स्थल पहुंचे और उसे गंगा जल और गोमूत्र से शुद्ध किया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने स्मृति स्थल पर नमन करने के बाद ही अपनी इस यात्रा की शुरुआत की, जिस पर राज्य सरकार के मंत्री असलम शेख ने भी सवाल खड़े कर दिए। अगर ये कोविड नॉर्म्स को अनफॉलो करता है तो चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, उसके ऊपर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई होगी। जम्मू में डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने हुर्रियत नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन नेताओं पर जम्मू कश्मीर के छात्रों का पाकिस्तान में एमबीबीएस और दूसरे कोर्स में दाखिला कराने के बदले करोड़ों रुपए कमाने का आरोप है, जिसके खिलाफ डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने जम्मू में प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े कई लोग सड़कों पर उतरे और हुर्रियत के खिलाफ नारेबाजी की। हुर्रियत नेता जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हुर्रियत नेताओं की तस्वीरें भी जलाईं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हुर्रियत नेताओं ने दाखिले से जो कमाई की, उसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया गया। एमबीबीएस इंजीनियर के नाम से पैसे लिए और वही पैसा हथियार खरीद करके कश्मीरियों को मारा। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में एमबीबीएस सीट बेचने के मामले में हुर्रियत से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई के नाम पर पाकिस्तान भेजने और उनसे करोड़ों की वसूली करने का आरोप अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने भी लगाया था, जिनके दामाद को 4 साल आतंकी फंडिंग के आरोप में पकड़ा गया 4 साल पहले, जिसकी जांच के बाद पता चला कि हर साल कम से कम 80 छात्र छात्राओं को जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया गया और बदले में 10 से 20 लाख रुपए तक वसूले गए, जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने में किया गया। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नियमों में कुछ बदलाव कर दिए। News18.com की रिपोर्ट है कि अब नियम तोड़ने वालों का चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, जिसके लिए चौराहों, हाईवे, रेड लाइट और ट्रैफिक पुलिस कर्मी की वर्दी पर कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि 132 शहरों में लगेंगे, जिनमें मुंबई, लखनऊ, भोपाल और जयपुर जैसे शहर शामिल हैं। अब तक ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने पर फोटो खींचकर चालान भेजती, लेकिन कई लोग पुलिस को गलत साबित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते, जिससे पुलिस और अदालत दोनों का वक्त बर्बाद होता है। लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद वीडियो फुटेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिससे समय बचेगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया से आग की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, वहां जब जंगल में लगी आग ने रिहायशी इलाकों का रुख किया तो तबाही का खौफनाक मंजर नजर आया। क्लियर लेक इलाके में इंसानी बस्ती में दाखिल होती आग किसी सैलाब सी नजर आई, जो सारे घरों को निगल जाने पर आमादा दिखी। हर इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आई और सब कुछ धुएं से भर गया।
We got a pretty significant fire going on right now, so we've got mandatory evacuations in effect for much of Lower Lake. इस आग पर काबू पाने के लिए सरकार और सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हेलीकॉप्टर की मदद से कई रंग का केमिकल छिड़का गया, लेकिन धधकते जंगलों पर यह खास काम नहीं आया। कुछ जगहों पर तो यह आग अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गई। पूरी की पूरी बस्ती मानो शमशान में तब्दील हो गई। वहां दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आया। अगर कुछ दिखाई पड़ा तो केवल राख। वहां इस वजह से करीब 7,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोगों को जंगलों की तरफ जाने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ बोर्ड भी लगाए। बुधवार से लगी इस आग को 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन ये बुझने की बजाय और फैलती ही नजर आई। सौभाग्य की बात है कि कैलिफोर्निया समेत अमेरिका के दर्जन भर राज्यों के जंगलों में लगी आग ने जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का संकट और गंभीर बना दिया है, क्योंकि जंगल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बेतहाशा निकल रही है। और कैलिफोर्निया के उत्तरी हिस्से में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही आंधी आग की लपटों के साथ धुआं भी फैला रही है, जो अब सिर्फ तेज बारिश के बाद ही बुझ सकती। लेकिन उत्तर कैलिफोर्निया में बारिश होने के दूर दूर तक वहां के कोई संभावना नहीं। राजनाथ सिंह ने कृषि कानून पर किसानों को बातचीत का फिर ऑफर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कृषि सुधार कानूनों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए भी तैयार है। मुंबई के गोवंडी इलाके में क्राइम ब्रांच ने कुछ क्लिनिकों पर छापा मारा और 5 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अवैध तरीके से चल रहे इन क्लिनिकों से काफी दवाएं भी बरामद की गईं। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी बढ़त दर 9.4% रहने का अनुमान जताया। इससे पहले उसने ये जीडीपी बढ़त दर 9.1% से 9.6% रहने का अनुमान जताया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने धमकी वाली वायरल ऑडियो क्लिप को अपने खिलाफ साजिश बताया। आरोप है कि कुछ दिन पहले बृहस्पत सिंह ने फोन पर एक डिप्टी कलेक्टर को धमकाया था, जिसकी ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। कैसे जारी कर दिया तू? सर स्टे भी तो नहीं था सर उनके पास सर। अरे डिप्टी कलेक्टर बना मारूंगा जूता ठीक हो जाएगा। कांग्रेस विधायक ने वायरल ऑडियो क्लिप को विरोधियों की साजिश करार दिया। मेरा बिल्कुल उस वीडियो ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है और नहीं मेरी आवाज है। मेरी झूठा किसी ने आवाज बना के ऐसा षड्यंत्र रचा है। दिल्ली में लो फ्लोर बसों की खरीद के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, जिस पर सियासत तेज हो गई। दिल्ली सरकार ने इसी साल 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद के लिए ऑर्डर दिए थे, लेकिन बीजेपी ने इस सौदे में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। हमारी ये मांग है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत उनके पद से हटाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच को केंद्र का हथकंडा बताया और बस खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं होने का दावा किया। जांच करें, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अभी तक जितनी भी जांच केंद्र सरकार ने कराई है उसके अंदर अभी तक तो कुछ नहीं मिला नहीं।